हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो सीटेट स्पेशल है। और देखिए, आप ये सोचिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आपके पास पेपर है और इसमें जो है 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के हैं। तो कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, अपना इवैल्यूएशन आपको खुद करना है। ओके, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को और लास्ट में ज़रूर बताइएगा डियर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी बालक की बुद्धि की वह योग्यता जिसके द्वारा वह अधिगम करता है तथा प्राप्त सूचनाओं को धारण करता है कहलाती है तार्किक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, प्रत्यक्ष परक योग्यता या स्मृति योग्यता। ध्यान से वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को समझिए और फिर इसका आंसर अपना लगाना है। तो आपको सभी को पता है अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो सीखना क्या होती है डियर? बुद्धि की योग्यता पर डिपेंड करती है। अगर बच्चे में चीज़ों को मेमोरी में रखने की क्षमता है या वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाता है तो बालक के लर्निंग में ये योग्यता जो है सहायक होती है। ओके, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर, स्मृति योग्यता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक रचनात्मक आंकलन का उपयोग शिक्षार्थियों के लिए भय रहित और सहयोगी वातावरण का निर्माण करने हेतु कर सकता है क्योंकि यह अध्यापकों के लिए सुविधाजनक होता है। इससे पूर्व प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है। शिक्षार्थियों की अधिगम में सक्रिय भागीदारिता सुनिश्चित करता है। कैसे और क्या पढ़ना चाहिए के लिए विविध अधिगम शैलियों को शामिल नहीं करता। तो ये देखिए इसका सही आंसर क्या होगा सेकंड का। तो देखिए, शिक्षार्थियों के अधिगम में शिक्षक जो है इम्पोर्टेंट पर्सन होता है और शिक्षक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शिक्षार्थियों के लिए भय रहित और कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट का निर्माण करे। इसके लिए शिक्षक जो है रचनात्मक प्रक्रिया से बच्चे का आंकलन करे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर कि शिक्षार्थियों की अधिगम में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी बच्चे को करनी है। भय रहित उसको जो है ऐसा इन्वायरमेंट देना है ताकि बच्चे जो हैं एक्टिव रहें और पार्टिसिपेट करें। अगर बच्चे डरते रहेंगे, है ना, तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत की मान्यता है कि मानव मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियों जैसे स्मरण शक्ति, अवधान शक्ति, कल्पना एवं तर्क शक्ति आदि परस्पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है तथा इसका विकास अभ्यास एवं स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। समानीकरण का सिद्धांत, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, समतात्विक सिद्धांत या अवयववादी सिद्धांत। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड का। तो देखिए, ये है औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। इसके अनुसार मानव मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियाँ जैसे स्मरण शक्ति, अवधारण शक्ति, कल्पना, तर्क शक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और ट्रेनिंग एवं प्रैक्टिस के द्वारा जो है इनका डेवलपमेंट किया जा सकता है। आंसर होगा हमारा यहाँ पर सेकंड आंसर। समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने हेतु समय समय पर भाषण देना चाहिए। कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण देने चाहिए, उत्तरदायित्व के महत्व को बताना चाहिए या छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। तो देखिए, हमें बच्चों में सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है करने के लिए हमें बच्चों को जो है समाज के लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट तो करवाना चाहिए, तभी बच्चे में सोशलाइजेशन की प्रक्रिया चलेगी। समाजीकरण के द्वारा ही बालकों को जो है सामाजिक प्राणी बनाया जा सकता है और समाजीकरण की प्रक्रिया में समाज, विद्यालय, ये सब आपके आते हैं। तो बच्चे में समाज के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना का विकास करने के लिए समाज के लोगों के संपर्क में बच्चे को रखना चाहिए। तो फोर्थ आंसर जो है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक तनाव को दूर करने हेतु व्यक्ति आत्मसुरक्षा अभियांत्रिकियाँ अपनाता है। आत्मसुरक्षा अभियांत्रिकियाँ है प्रक्षेपण, पलायन, उदात्तीकरण या ये सभी। तो देखिए, ये होती है, आपको पता है आत्मसुरक्षा, सेल्फ सिक्योरिटी जो है ये मानसिक तनाव यानी जो मेंटल स्ट्रेस है उसको दूर करने की विधि है और इसमें विषय से पलायन, प्रक्षेपण और उदात्तीकरण शामिल है। तो फोर्थ आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सृजनात्मक बालक की प्रकृति होती है, सृजनात्मक बालक अमान्य कार्य करते हैं, सृजनात्मक बालक आलस्य युक्त होते हैं, सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख होते हैं, या सृजनात्मक बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। सृजनात्मकता का अर्थ है नई वस्तु का सृजन करना। कई बालकों में ये कौशल होता है और सृजनशील बालक सदैव जो है सफलता की ओर उन्मुख होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर जो है सही हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर, क्योंकि डियर आईक्यू तो ना जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली, उनकी होती है आईक्यू 140 से ऊपर। ठीक है, अगला है हर्ट्ज़बर्ग मास्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम स्थान पर किन आवश्यकताओं को रखा? सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, संबंधता एवं स्नेह संबंधी आवश्यकताएं, या आत्मसम्मान आवश्यकताएं। तो देखिए हर्ट्ज़बर्ग मास्लो ने क्या किया है, व्यक्ति की एक आवश्यकता की पूर्ति होने पर वह दूसरी वस्तु लेने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है। तो मास्लो ने जो है आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत में शारीरिक आवश्यकता है ना, इस तरह से पदानुक्रम सिद्धांत इन्होंने दिया था। सबसे पहला इन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति को सबसे पहली जो नीड होती है वो फिजिकल नीड होती है, यानी भूख प्यास, इसकी जो है वो उसको जो है इसकी आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट नीड जो है वो है शारीरिक आवश्यकताएं। सेकंड आंसर यहाँ पर सही है। कर्ट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम है, तो बताना है कर्ट लेविन द्वारा इन्होंने क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। अधिगम सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, या कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया है क्षेत्र सिद्धांत इन्होंने कहा था, और इसके अनुसार इन्होंने कहा था कि बच्चे को जिस वातावरण में रखेंगे उस पर वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में? तो देखिए 6 से 12 वर्ष तक की आयु की अवस्था को हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। इस दौर में बालकों की लंबाई और भार जो होता है वो दोनों बढ़ते हैं, साथ ही थिंकिंग और आर्गुमेंट पावर का विकास हो जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा थर्ड आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? कल्पनाशीलता का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, संवेगों का आधिक्य, या तीव्र मानसिक विकास? तो देखिए आंसर सही हो जाएगा, वो है किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस दौर में बालक में कल्पनाशीलता बढ़ती है, संवेगों में वृद्धि होती है ना, संचय की प्रवृत्ति बढ़ती है, लेकिन तीव्र मानसिक विकास नहीं होता। तो विशेषताओं में से जो नहीं है वो है फोर्थ आंसर। ओके, व्यक्ति अपना संतुलन किस प्रकार स्थापित कर सकता है? बाधाओं के समाधान के द्वारा, उद्देश्यों में परिवर्तन करके, विश्लेषण व निर्णय द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्ति में विश्लेषण और निर्णय जो कैपेबिलिटी होती है, इसके माध्यम से वो किसी भी विषय पर जो है बैलेंस स्थापित कर लेता है। तो आंसर होगा हमारा सही सेकंड आंसर। और आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर अपना आंसर लगाया करो, ठीक है। एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। उसके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, विकास प्रक्रिया प्रमाण संबंधी है, विकास क्रमिक है, या अलग अलग लोगों के लिए विकास भी अलग अलग होता है? तो देखिए विकास जो है एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, इस तरह से, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। यदि कोई बालक खिलौनों को देखता है और मिट्टी के खिलौने बनाने का प्रयास करता है और बना भी लेता है, तो ऐसे बालक की अभिरुचि हो औद्योगिक अभिरुचि, चिकित्सा अभिरुचि, वैज्ञानिक अभिरुचि, या शारीरिक अभिरुचि? तो देखिए शारीरिक अभिरुचि से बालक किसी वस्तु को देखकर जो है उसे बनाने का प्रयास करता है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक हो तो इस प्रकार का स्थानांतरण कहलाता है। ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण,
एक पक्षीय स्थानांतरण या बहुपक्षीय स्थानांतरण। तो 14 में आंसर होगा, जब अनुभव किसी नई समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वो धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। क्लियर? निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है, या प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। तो इसमें बताना है क्या सही आंसर होगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा अधिगम को एक बालक के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया मानती हैं, या हम कह सकें कि एक बालक दैनिक गतिविधियों में बहुत कुछ सीखता है जिससे उसका सही विकास हो सके। तो प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, ये गलत है। तो 4th आंसर यहाँ पर हमारा सही है। किशोरावस्था के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? किशोरावस्था विभिन्न प्रकार के कष्टों की अवस्था है। किशोरावस्था रचनात्मक विकास की अवस्था है। किशोरावस्था झंझावतों की अवस्था नहीं है, या किशोरावस्था झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। तो 16 में आंसर होगा, 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था है और इस दौरान बच्चे में रचनात्मकता के गुण आ जाते हैं। तो आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा वो है 4th आंसर। सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगा। खेल कूद में विशिष्ट स्थान, विद्यालय छात्र परिषद का नेता बनाना, कक्षा में मॉनिटर बनाना, या स्वदेशीय बढ़त के अवसर पर प्रश्न देना। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा 17 का, वो है देखिए किसी नई वस्तु का सृजन करना, किसी नई वस्तु को क्रिएट करना सृजनात्मकता है, और ऐसे बालकों को अगर उद्देश्य के अनुरूप परामर्श दिया जाए तो शिक्षण जो है प्रभावी होता है। ठीक है, तो 4th आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, परिवार को जिसमें बालक आता है देना चाहिए, सामाजिक वातावरण को देना चाहिए, या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए। तो 18 में आंसर होगा सही, वैसे बालक जो अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं, क्रियात्मकता, योग्यता के बल पर शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यालय स्तर पर उस स्थान प्राप्त करते हैं तो वे प्रतिभाशाली होते हैं, और इसकी प्रतिभा का मूल्यांकन जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा देना चाहिए। तो 4th आंसर इज राइट। शिक्षा परिमार्जित करती है केवल बालक के अर्जित व्यवहार को, केवल बालक के मूल व्यवहार को, बालक के मूल एवं अर्जित व्यवहार दोनों को, या प्रकृत में से कोई नहीं। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे के आनुवांशिक यानी नेचुरली और जो एक्वायर्ड होते हैं व्यवहार दोनों को परिमार्जित करती है। तो 3rd आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना, असमर्थ बालकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, समर्थ बालकों के साथ साथ असमर्थ बालकों में जागरूकता की भावना का विकास करना, या समर्थ बालकों को शिक्षित कर देश की मुख्य धारा से जोड़ना। तो समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य नहीं है, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा कि भाई समर्थ बालकों को शिक्षित कर देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ना, है ना, क्योंकि इसमें तो सभी को शामिल करना है, असमर्थ बच्चे, समर्थ बच्चों, सभी को। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4th आंसर, क्योंकि नेगेटिव में पूछा था। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है? बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, चोम्स्की। शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न गतिविधियां होती हैं, वाइगोत्स्की। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। या भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर। तो 21 का आंसर आपको बताना है, क्या सही आंसर हो जाएगा। और डियर देखिए, मेरा एक पर्सनल चैनल भी है, स्टडी विद दीक्षा राठौर। आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर स्टडी विद दीक्षा राठौर, तो आपको चैनल मिल जाएगा और आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि वहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं। ओके, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा 21 का, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर। तो ये नहीं है, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्किनर ने जो है
सीखने के लिए ड्रिल एवं अभ्यास पर बल दिया, क्योंकि ये विधि बच्चों को सीखने के मतलब करके सीखने पर ये बल देती है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। इस विधि में व्यवहारिक या परियोजना कार्य पर बल दिया जाता है, जिसमें बच्चे एक्टिव रूप से शामिल होते हैं। ओके, तो ये जोड़ा जो सुमेलित नहीं है वो है फोर्थ आंसर। अगला है आंकलन का प्रायोजन है सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना, स्कूल के विभिन्न चरणों हेतु तय किए गए लक्ष्यों को छोड़ना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को छोड़कर शिक्षण प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, या शिक्षार्थियों का नियमित परीक्षण करना। तो सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 22 में आंकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन करना है, ताकि बालक में ज्ञान की कमी की स्थिति में जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाया जाए। ठीक है, तो 22 में आंसर जो है आंकलन का प्रयोजन जो है वो है सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना। तो फर्स्ट आंसर इज राइट। ऐसे विद्यार्थी जिनकी बुद्धि प्रकार की होती है, ज़्यादातर वे भविष्य में वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, साहित्यकार आदि बनते हैं। मूर्त, अमूर्त, निष्क्रिय या सामाजिक। तो देखिए ऐसे कई विद्यार्थी जो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं, ज़्यादातर वो फ्यूचर में वकील, डॉक्टर, दार्शनिक या साहित्यकार ही बनते हैं। तो सेकंड आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। एक बालक पेन को नैप लिखता है, यह बालक किस समस्या से ग्रसित है? डिस्प्रैक्सिया, डिस्मोफिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। तो देखिए ये यहाँ पर डिस्ग्राफिया आएगा। ठीक है, लिखने संबंधी अशक्तता को डिस्ग्राफिया कहते हैं, जिसमें बच्चा ना तो लिख पाता है, ना ही उसकी लिखावट जो है, राइटिंग जो होती है वो सही नहीं होती है। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर। एक शिक्षक के लिए बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि इसकी सहायता से वह शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करता है, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर की जानकारी प्राप्त करता है, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त कर उनकी आर्थिक सहायता करता है, या शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करता है। तो 25 में आंसर होगा हमारा सही फोर्थ आंसर। ठीक है, फोर्थ आंसर जो है यहाँ पर सही है। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य है शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करना, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति के विकास को तीव्र बनाना, पूर्व अनुभव को नवीन ज्ञान से अलग करना, या शिक्षार्थियों को जिद्दी प्रवृत्ति का बनाना। तो 26 में आंसर होगा अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए उसको मोटिवेट करना, है ना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की जो इंटरनली जो एनर्जी होती है उसके पर्यावरण में उपस्थित लक्ष्यों को या उसको लेने के लिए वो मोटिवेट करती है। तो आंसर सही होगा हमारा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बालक स्वयं में विशिष्ट होता है, यह कथन दर्शाता है संवेगात्मक भिन्नता को, अभिप्रेरणा की भिन्नता को, व्यक्तिगत भिन्नता को, या अधिगम प्रक्रिया की भिन्नता को। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा प्रत्येक छात्र स्वयं में विशिष्ट होता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। सभी में अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ विशेष गुण होता है, इसीलिए बच्चा खुद में विशिष्ट होता है। संतुलन के नष्ट होने की सामान्य भावना एवं परिस्थिति के किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की तत्परता है। समायोजन, तनाव, भग्नाशय या संघर्ष। तो आंसर यहां पर सही हो जाएगा तनाव। चिंतन युक्त अधिगम का लक्षण है 2 या 2 से अधिक अनुक्रिया का उपस्थित होना, भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को पहचानने की योग्यता का होना, किसी समस्या के समाधान की दशा उपस्थित होना, या वांछित अनुक्रियाओं का संबंध उत्तेजना अनुक्रिया से होना। तो 29 में आंसर जो है सही आंसर किसी समस्या के समाधान की दिशा जो है वो उपस्थित होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। विभिन्न प्रकार के बाह्य तथा व्यक्तिगत कारक अधिगम प्रक्रिया को संचालित तथा संपादित करते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कारक व्यक्तिगत नहीं है? अभ्यास, आदत, साफ सफाई, क्रिया का समय, या शारीरिक थकान। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है इसी वीडियो में। ठीक है, ऐड टू कमेंट में लिखना है और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो भी मुझे बताइएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. टिल देन बाय बाय. रब रखा. जय भोलेनाथ.